Hello everyone, welcome to Let's Crack NTA UGC Net. वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो हाउ आर यू ऑल? तो आज लेबर डे है। फर्स्ट मई को पूरी दुनिया में लेबर डे मनाया जाता है। तो हम एस्पिरेंट्स के लिए, जो हम कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स होते हैं, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते हैं। तो आज भी हमारे लिए कोई हॉलीडे नहीं है, हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें NTA UGC नेट क्रैक करना है। लेट्स क्रैक इट। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कल से मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत की हुई है और मैंने आप लोगों को बताया था कि हड़प्पन साइट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बट स्टिल वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, इस पे भी आते हैं। और वी मस्ट नो कि किस तरह से वो जीते थे, कि क्या उनका ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, उनका एग्रीकल्चर कैसा था, और उनका मतलब आर्ट कैसा था, कि रिलीजियस बिलीफ कैसा था। ये सब भी हम लोगों को जरूर जानना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग वही सब कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मेरे बारे में आप जान लीजिए और ये थोड़ा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो आपको क्या मिलता है? तो आपको डेली लाइव क्लासेज के साथ साथ आपको जो मिलता है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस, लाइव टेस्ट, क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ। और एक बार आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो वहाँ पर जितने भी एडुकेटर्स हैं उन सब को आप पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस देता है ये आपको एक सब्सक्रिप्शन। तो इंडिया के जितने टॉप के एडुकेटर्स हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और ये सब देख पा रहे हो आप। और साथ में बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, बहुत सारे न्यू कोर्सेज। और इस लॉकडाउन पीरियड में, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस का कब ओपन होंगी कुछ पता नहीं है, और एग्जाम्स तो होंगी। तो आप अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपने टाइम को आप सेव करिए, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए। तो कैसे लेंगे सब्सक्रिप्शन, कैसे ले सकते हैं? तो बस मोबाइल ऐप डाउनलोड करो और उस पर कोर्स सेलेक्ट करो NTA UGC नेट, और आप 1 ईयर या 2 ईयर दोनों में से कोई एक कोर्स प्लान चूज कर लो। और बहुत नॉमिनल अमाउंट है, ये बहुत कम है। मतलब आपको अगर मैं कहूँ तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम 15,000 पे करना पड़ता है नेट के एग्जाम के लिए। यहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर दोनों की तैयारी हो जाएगी। अगर 1 साल का लेते हो तो 9,500 यानी 9,450 रुपये में, और 2 साल का लेते हो तो 11,340 रुपये में ये आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। सबसे बेस्ट है कि आप मतलब कोई दोनों में से कोई एक ले लीजिए। और डोंट फॉरगेट RS नेट को याद रखिए, ये मेरा कोड है। और मेरा अनअकैडमी पर बस फर्स्ट मई से मेरा शुरू हो जाएगा, फर्स्ट मई के बाद से ही शुरू होगा। ठीक है, जल्दी ही ये कोर्स में। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लोग बात करेंगे यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में, यानी कि इनके सैंधव पीपल थे, जो इंडस पीपल थे, उन लोगों के बारे में। जैसा कि मैं कल ही मैं बता चुकी थी कि वो उस समय, अगर हम लोग एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें तो मिस्र और मेसोपोटामिया, इन दोनों से कहीं ये बड़ा था। ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है। और भारत में लगभग 1500 इसकी साइट्स हमें मिल चुकी हैं, भारत और पाकिस्तान मिला के। सिर्फ भारत नहीं, ज़्यादातर पाकिस्तान में मिली, भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में। कल हम लोग इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। तो अब आज हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर कैसा था वहाँ का। तो सिंधु जो है
वहाँ पर जो क्लाइमेट था, मतलब ज़्यादातर साइट्स जो हमें जिस एरिया में मिली हैं इंडस के जो वो है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट को देखते हुए ऐसा लगता है कि आज भी वो बहुत फर्टाइल एरिया नहीं है। उस टाइम पर वो था या नहीं था, ये इस पे बहुत हिस्टोरियंस लोगों ने मतलब काफ़ी बहस का मुद्दा रहा है ये, और काफ़ी इस पे चर्चा हुई है इस बात पर जिस तरह से हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अनाज के कोठार मिले हैं, लोथल में हमें एक गोडाउन मिला, उन सब को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये लोग अच्छी मात्रा में अनाज उगा लेते होंगे। तो कैसे उगाते होंगे फिर? तो ऐसा लगता है कि सिंधु नदी में मतलब मिस्र की नील नदी की अपेक्षा अधिक जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती थी, ज्यादा जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाती थी। और जब वो बाढ़ उतर जाता था, बाढ़ आया, बहुत सारी जलोढ़ मिट्टी बहा करके सिंधु रिवर लेके आई, और जब बाढ़ उतर गया तो लोग नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते होंगे। जैसा कि मैंने बताया, क्लाइमेट रीजन की अगर बात करूँ तो कि वहाँ पे बारिश वहाँ पर बहुत कम होती थी, तो लोग पूरी तरह जो मतलब अगर इरिगेशन के लिए बात करें, सिंचाई के लिए बात करें, तो पूरी तरह डिपेंडेंट थे नदी पे। तो यही अनुमान लगाया गया है अनाज के कोठारों को देखते हुए, उनकी समृद्धि को देखते हुए, कि नो डाउट कि इंडस जो सिविलाइजेशन था बहुत समृद्ध था, बहुत रिच था। तो उसको देखते हुए अंदाज ये लगाया जाता है कि बाढ़ से बहुत लेके आती होगी जलोढ़ मिट्टी नदी, और बाढ़ जब उतर जाता होगा तो लोग बीज बो देते होंगे और अगला फ्लड आने से पहले अपने फसल को काट लेते होंगे। इस तरह वो बहुत मात्रा में, इस तरह से वो बहुत मात्रा में उगा लेते होंगे अनाज। ठीक है, तो यहां से कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, सिर्फ हमें क्या मिला है, खिलौना। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, कि हम लोगों को लोथल से हम लोगों को जो है मतलब खिलौना मिला है हल्का, और कालीबंगा से हमें प्लग्ड फील्ड यानी जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। बहुत तेज आंधी आ गई, बहुत तेज आंधी आई है। एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ जी, तो आंधी और बारिश दोनों साथ साथ आ गया है। तो सिर्फ हमें लोहे का कोई, अगर आपसे पूछे क्या लोहे का फाल मिला है, तो लोहे का फाल हमें नहीं मिला है। तो हमें क्या मिला है? तो हमें मिला है तो सिर्फ खिलौना मिला है, और साथ में हमें कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, और बहुत अनाज का कोठार मिला है, धान की भूसी मिली है, चावल का साक्ष्य मिला है लोथल से। तो हमें इससे पता चलता है कि वो भरपूर मात्रा में अनाज उगा लेते होंगे। क्या उगाते थे? तो गेहूं, जौ, राई, मटर, ये सब अनाज उगा लेते थे। तिलहन दलहन सब उगा लेते थे। ठीक है, लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में चावल उगाते थे, और कपास उगाने का सबसे पहला श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है, क्योंकि यूनान के लोग इसे सिंडन कहते थे। और ये जो शब्द है ये सिंधु शब्द से निकला है, वो लोग कपास को सिंडन कहते थे। पशुपालन भी करते थे, गाय, बैल, भैंस, भेड़, सुअर, ठीक है, बत्तख तक, मतलब बहुत सारे जानवर पालते थे ये। लगभग सारे जानवरों का हमें साक्ष्य मिला है। कुबड़ वाला सांड इनको विशेष प्रिय था। कुबड़ वाला सांड कई सारे सेल्स पे हमें मिला है। कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवरों में थे। बिल्ली भी पालते थे, ये जो आज का फैशन बना है, हमें लगता है बिल्ली भी कोई पालने की चीज है। बिल्ली भी पालते थे, गधे ऊंट भी रखते थे बोझा ढोने के लिए। ठीक है,
घोड़े का जो कल भी मैंने बात किया था सुरकोतड़ा से घोड़े की हड्डियां मिली है। मोहनजोदड़ो से हमें एक, मोहनजोदड़ो और लोथल से भी हमें मूर्ति मिली है। तो अब इस पे मतलब ये हमेशा से विवाद का विषय रहा है, क्योंकि घोड़े आर्यंस लेके आए थे अपने साथ। तो क्या सैंधव पीपल घोड़े के बारे में जानते थे? लेकिन मिला है हमें, ऐसा लगता है कि घोड़ों के बारे में जानते थे, लेकिन घोड़े का उपयोग वो बहुत नहीं करते थे, ऐसा लगता है। इनको हाथी का भी ज्ञान था, गैंडे से भी परिचित थे ये। शिल्प और तकनीक की अगर बात करते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन है, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं, क्योंकि ये लोग वो अलॉय बनाना, वो मिश्रण बनाना जान गए थे कि तांबे को में टिन मिलाकर कांसा कैसे बनाया जाता है। तो कांसे की बहुत सारे मतलब कंगन हम लोगों को, औजार, हथियार, ये सारी चीजें हम लोगों को मिली है। हथियार मतलब बड़े बड़े नहीं, मतलब बाढ़, बर्छा वगैरह, जिसे हंटिंग वंटिंग की जा सकती है, छोटे मोटे जानवरों को मारा जा सकता हो, आत्मरक्षा करने वाले, बस। ठीक है। तो तांबा ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के खेतरी के खानों से मंगाया जाता था, और बलूचिस्तान से भी मंगाया जाता था। टिन अफगानिस्तान से मंगाते थे। और हड़प्पाई समाज में जो कसेरे थे उनका अलग से एक बस्ती का हमें साक्ष्य मिलता है, और लगता है कि इनका समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो अलग अलग तरह के ये लोग हथियार औजार बनाते थे इससे। मोहनजोदड़ो से हमें सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। हम कल भी बात कर चुके हैं कि मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, यानी ये लोग कताई बुनाई ये लोग जानते थे, ऊनी और सूती दोनों तरह का कपड़ा ये बना लेते थे। और वहां पर राजगिरी भी एक महत्वपूर्ण शिल्प था, क्योंकि वहां जितनी जो विशाल इमारतें मिली है उसको देख के लगता है कि आर्किटेक्चर और बिल्डर्स वहां पे बहुत होंगे। ठीक है। नाव बनाना भी जानते थे, और जिस तरह से ये लोग मेसोपोटामिया, इराक के साथ, ओमान के साथ, बहरीन, ये जिस तरह से ये लोग व्यापार करते थे, तो नाव के बिना तो करेंगे नहीं। और मेसोपोटामिया से हमें सील्स भी मिली है जिसपे नाव बना हुआ है। बाकी यहाँ पर चांदी, सोना, बहुत सारे कीमती पत्थरों के आभूषण पाए गए हैं। तो यहाँ के कारीगर जो है आभूषण बनाने में भी माहिर थे। तो देखा आप लोगों ने कि शिल्प और तकनीक भी विकसित अवस्था में था। ट्रेड एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सैंधवकालीन सभ्यता की बात करते हैं तो ये एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी ये। और यहाँ के लोग खेती करते थे, लेकिन ये इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यापार पर चलती थी, ट्रेड पर चलती थी। तो इसलिए इनके जीवन में व्यापार का बहुत महत्व था। और इसकी हमें मतलब पुष्टि भी हो जाती है, प्रूफ भी हो जाता है। मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठार, ढेर सारी मिट्टी की मुहरें, सील्स। याद रखिएगा, कॉइन नहीं मिला है, मोहनजोदड़ो से कॉइन नहीं मिला है, सिर्फ सील्स मिली हैं। माप तौल के हमें बाट मिले हैं। ठीक है। तो इस मतलब जो सील्स मिली हैं हमें, जो मुहरें मिली हैं, तो उनसे ऐसा लगता है कि ये लोग वो मोड ऑफ एक्सचेंज का होगा। जैसे मान लो कि जैसे आज की डेट में हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लेकर के निकलते हैं, हम कैश लेकर नहीं निकलते, तो उसकी वैल्यू है ना। तो ऐसा लगता है कि एक वैल्यू रहता होगा उसका भी। और ये लोग मतलब विदेशों के साथ भी व्यापार करते थे। जहाज रानी मतलब मर्चेंट नेवी। तो ये लोग विदेशों के साथ भी व्यापार करते थे। और विदेशों में अगर बात करते हैं तो देखो, अगर इनलैंड अगर बात करें तो राजस्थान गुजरात से करते थे। गुजरात से बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे, राजस्थान से तांबा। अफगानिस्तान, ईरान के साथ भी ये लोग करते थे, क्योंकि वहां से हमें अफगानिस्तान से सैंधवकालीन एक वाणिज्य बस्ती मिला है। जैसे किस तरह से यहाँ पर अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम, फोर्ट जॉर्ज बनाए, तो उनका वो क्या था, कमर्शियल वो एक सेटलमेंट था। उसी तरह से अफगानिस्तान से मिला है। कैसे पता चला हमें कि सैंधवकालीन है? तो वहां से हमें इनके बर्तन, इनके सील्स,
इस तरह की चीजें, इनकी मतलब जो स्केलेटन्स मिले हैं वो यहाँ भारत के जो हड़प्पन साइट्स हैं उनसे मिलते जुलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो मतलब सैंधवकालीन बस्तियां थी। वो बस्ती वहां पर इन्होंने क्यों स्थापित की थी, ताकि उसको एक सेंटर की तरह यूज कर सके बिजनेस के लिए। ठीक है, तो इसी के सहारे ये लोग सेंट्रल एशिया के साथ अपना ट्रेड करते थे। दजला फरात इसके साथ चलता था। ये इराक में है ये स्थल। मेसोपोटामिया की खुदाई में यहाँ की सील्स मिली हैं। और इन लोग का क्यों इस समय भारत में बहुत सारे प्रीसियस स्टोन्स होते थे, जो पंडित जी लोग आज भी आप लोग को फिरोजा, टोपैज, रूबी ये सब पहनते हो ना आप लोग, पुखराज वगैरह, तो मतलब वही वही उन सब का ये लोग आभूषण बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे और उसको एक्सपोर्ट करते थे। कपड़े का एक्सपोर्ट करते थे। कपड़ा तो भारत में मतलब इनके टाइम से ही भारत सूती कपड़े को बाहर भेजता रहा है। तो मेलुहा नाम था इस क्षेत्र का, उस कपड़े के लिए ही मेसोपोटामिया के लोगों ने मेलुहा कहा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया मेलुहा, और ऐसा माना जाता है कि सूती कपड़े की वजह से ही यूनानियों ने सिंडन कहा ही। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, उससे दो दो जो है ट्रेड सेंटर का पता चलता है, दिलमुन और मकन, जो कि ये मेलुहा के बीच में है वो कहते हैं। तो दिलमुन और मकन को वही माना गया है आपका जो मतलब आपका बहरीन वाला जो ये है वही माना गया है। माना जाता है कि ये इसका मतलब व्यापार चलता होगा। ठीक है, राजनीतिक संगठन की बात करें तो हमें कोई राजभवन नहीं मिला है, कोई राजभवन नहीं मिला है हमें बड़ा, और ना ही कोई बड़ा मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये मतलब ऐसा वहां पर कोई राजतंत्र जैसी चीज नहीं होगी, ना ही वहां पे धार्मिक कोई ऐसा पुरोहित, जैसे कि मान लो कि उस समय वहां पर कोई यूरोप की बात करें तो जैसे कोई एक धार्मिक प्रधान होता था, वो रूल करता था। ऐसा कोई भी नहीं था, ना कोई धार्मिक प्रधान था, ना कोई राजा था। ऐसा लगता है कि एक व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था थी, तो वर्णिक वर्ग के लोगों के हाथ में यहाँ का प्रशासन रहा होगा। अस्त्र शस्त्र का अभाव है, तो लगता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते होंगे कि दूसरे राज्यों को जीतो, आक्रमण करो, मतलब युद्ध युद्ध जैसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ के टाउन प्लानिंग की, नगर निर्माण योजना की। नगर निर्माण योजना जो इनकी विशेषता है, जिसके लिए ये जाने जाते हैं, हम लोग अब उसकी बात करेंगे। तो सबसे जो मुख्य जो इनकी विशेषता है टाउन प्लानिंग, उसमें भी इनकी मतलब जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लोथल, सुरकोत्र, दुर्ग, नगर क्षेत्र दोनों ही मतलब रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। कल मैंने आप लोग को पढ़ाया, कल मैंने पढ़ा है कि वो रक्षा मतलब सारे के सारे नगर फोर्टिफाइड थे। मतलब टाउन प्लानिंग की बात करें तो हरप्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोत्रा, धौलावीरा, ये सारे के सारे फोर्टिफाइड थे। जैसा कि मैंने बताया कि कहीं से भी मंदिर जैसा किसी और शेष मिला नहीं है, सिर्फ मोहनजोदड़ो है जहां से स्तूप मिला है, और इसे कुषाण कालीन जबकि माना गया है। पर जल निकास प्रणाली की बात करें तो हड़प्पा की जो है ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा का महत्वपूर्ण था, बहुत इंपॉर्टेंट था हड़प्पा का। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की ही बात करें तो हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम के लिए हड़प्पा स्पेशली बहुत जाना जाता है। बाकी जो मतलब ये नगर थे तो ये आयताकार थे, रेक्टेंगुलर, और जो सड़कें थी, जो रोड्स थी, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो जो विशाल जो मतलब जो ये सड़कें थी, जो बड़ी बड़ी, धौलावीरा का मैंने कल पिक्चर दिखाया था, आप लोगों ने देखा, ये ये ऐसे जाती थी, मतलब बड़ी बड़ी थी। और ये पूरे कहते हैं कि मतलब जाल सा बिछा हुआ था सड़कों का। ये मतलब ये मान लो ये मेन सड़क है, ये मेन सड़क है, और यहीं से एक सड़क ऐसे निकल गई, एक सड़क ऐसे निकल गई। ठीक है, फिर यहीं से पतली पतली और गलियों के अंदर सड़कें निकली।
ऐसे ऐसे निकली और इन्हीं के किनारे किनारे घर बने हुए हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से जो हमें स्ट्रक्चर मिले हैं भवन के, तो दो तरह के मिले हैं, दो तरह के। तो एक तो हमें ऐसे पब्लिक प्लेसेस टाइप के बड़े बड़े स्ट्रक्चर मिले हैं और दूसरे छोटे छोटे घर जिनको हम कहते हैं कि निवास गृह होंगे। कल भी बात कर चुके थे हम लोग कि सारे के सारे टाउन्स दो पार्ट में बटे हुए हैं, गढ़ और निचला नगर। तो गढ़ यानी सीटाडेल और लोअर टाउन कल मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। तो जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, जो बड़े बड़े भवन हैं, वो हमें सीटाडेल में मिले हैं यानी गढ़ में मिले हैं, दुर्ग में मिले हैं, और छोटे छोटे जो है वो निचले शहर में मिले हैं। तो इससे हमें ये लगता है कि जो है मतलब नीचे लोग आम जनता रहती होगी और जो दुर्ग टीला होगा, जो सीटाडेल होगा, वहां पर बड़े बड़े लोग रहते होंगे, क्योंकि नीचे वाले जो घर में एक कक्षीय छोटे भवन ज्यादा पाए गए हैं। सबसे जो विलक्षण बात है सिंधु सभ्यता की कि हर घर में, अधिकांश भवनों में लगभग निजी कुएं मिले हैं। पानी का एकदम समुचित व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम, पानी के निकास की भी व्यवस्था और पानी की भी व्यवस्था हर घर में बहुत बेहतर तरीके से। निजी कुएं, स्नान गृह, ये मतलब हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता रही कि किस तरह से हर घर में पानी की समुचित व्यवस्था और जो निकास थी, पानी का जो निकास था, घर से निकलकर छोटी छोटी नालियां निकलकर सड़क पर, मुख्य सड़क के किनारे किनारे नालियां बनी हुई थी, गहरी गहरी, उन नालियों से मिल जाते थे। और जो बड़ी बड़ी नालियां थी जिनसे घर की नालियां जाकर मिलती थी, उनकी नियमित साफ सफाई के लिए सिस्पिट्स बनाए गए थे। जैसे आप भी आज देखते हो ना सड़कों पर मेन हॉल मिलता है जो ढका रहता है, उस तरह से मिले हैं। तो हर मतलब कालीबंगा के भी अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे, मतलब हर जगह अपने अपने कुएं मिले हैं हर घर में। ईंटें, आप जानते हैं कि ईंटों मतलब सारे स्ट्रक्चर्स ईंटों से बने हुए थे, कहीं पक्की ईंटें कहीं कच्ची ईंटें। जैसे कालीबंगा में कच्ची ईंटें थी, तो इसमें जो ईंटें थी तो ईंटों में आपके विशेषता जो रही, मतलब ऐसा नहीं था कि किसी भी शेप में बना दिया, किसी भी शेप में नहीं थे, निश्चित अनुपात में बने थे, निश्चित अनुपात में। तो अधिकांशतः आयताकार थे और इनकी लंबाई मतलब इनकी लंबाई और चौड़ाई जो थी, मतलब ये जो अनुपात था इनका 4:2:1 था। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई के हिसाब से जो इनका अनुपात था 4:2:1 इनका रेशियो था। ठीक है, तो सामान्यतः एक ईंटे का आकार सामान्यतः ये वो होता था आपका 10.25:5.0:2:2। ये वाला याद रखना, ये भी याद रखना, ये थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा लग रहा है। तो ये ईंटों को एक्चुअली दोनों में अंतर क्या है, ये दीवार को बनाने के लिए होता था और बड़े ईंटों का प्रयोग नालियों को ढकने के लिए किया जाता था। तो कुछ बड़ी ईंटें थी और कुछ छोटी ईंटें थी। मोहनजोदड़ो से मिली हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट का साइज 51 सेंटीमीटर में है। 51 × 26.27 × लंबाई चौड़ाई मोटाई, ये वाला शेप था सबसे बड़ा जो मिला है। तो ये सब नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ऐसे कर लेना 51 इंटू, मतलब आप क्या करना कि इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लेना। तो 51 इज टू लगभग क्या है, मतलब 26.5 इज टू 6.5, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक, जो दीवार की फर्शों को कोने या जो किनारे थे, कोने जैसे ये कोना जो आप देख रहे हो, तो इस ऐसे कोनों के लिए एल आकार की ईंटों का निर्माण हुआ था। ऐसे कोनों के लिए एल शेप ईंटें बनी थी। और स्नानागार के फर्श को बनाने के लिए
जल रोधी छोटी ईंटों का प्रयोग किया गया था, जिससे मतलब पानी नीचे ना जाए, पानी ऊपर ऊपर निकल जाए। और ऐसे ढलाऊ बने हुए थे, फर्श जो थे वो ढलाऊ बने थे ताकि पानी निकल जाए, पानी पूरी तरह से निकल जाए। तो मानना पड़ेगा बहुत ही डेवलप्ड, मतलब हमसे कम डेवलप्ड वो नहीं थे। केवल उस समय टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था। धार्मिक जीवन की अगर बात करते हैं, रिलीजियस लाइफ की, तो मतलब मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां, मोहरे, ये सब जो मिले हैं उससे हमें मतलब पता चलता है उनका, उस पे जो जो उन्होंने चित्र वगैरह बनाए हैं उससे, सील्स वगैरह से हमें पता चलता है। मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन हैं उस पे कुछ कुछ इन्होंने बनाया, उससे हमें पता चलता है। तो मातृ देवी की मूर्तियां हर जगह, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। पशुपतिनाथ लिंग जो है, लिंग योनि का भी मिला है। वृक्ष, मतलब प्रतीकों की पूजा करते थे, तो लिंग की, वृक्ष की, पशु की, जल की, इन सब की पूजा करते थे। तो बाकी जो है, जो पशुपतिनाथ का जो मतलब मोहनजोदड़ो से जो मुद्रा मिला है हमें, तो बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा, और दाईं ओर एक हाथी और एक व्याघ्र और हिरण है। बाईं ओर गैंडा और भैंसा, ये भी पूछा जाता है कि बाएं ओर कौन और दाएं ओर कौन। तो बाईं ओर गैंडा और भैंसा, और दाईं ओर एक हाथी, एक बाघ और हिरण। तो बाएं गैंडा और भैंसा और दाएं बाघ, हाथी, हिरण, ठीक है। और इन्हें पशुपति शिव या आद्य शिव कहा जाता है। बाकी हर जगह से वही मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, और मातृ देवी वाली। और बाकी एक में मैंने आपको दिखाया, बताया कि मोहनजोदड़ो से एक मिट्टी की मतलब सील्स प्राप्त हुई एक मूर्तिका में जैसे वो नाभि से वो निकलते हुए दिखाया है, एक वृक्ष निकलते हुए दिखाया है। स्वास्तिक का हमें मिला है, स्वास्तिक, चक्र, क्रॉस, इसके भी साक्ष्य मिले हैं हमें। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा का प्रतीक था, ऐसा माना जाता है। पर ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में भी आ चुका है कि धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो धार्मिक तत्व वहां मौजूद थे, धार्मिक तत्व सिंधु सभ्यता में मौजूद थे, पर वो डोमिनेटिंग नहीं थे। यानी लोग धर्म से ही गवर्न नहीं होते थे, लोग पूजा पाठ करते थे लेकिन ज्यादा उसमें पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो कहते हैं कि सैंधव सभ्यता अलौकिक थी, यानी लौकिक सभ्यता थी, पारलौकिक सभ्यता नहीं थी। तो मूर्ति पूजा का आरंभ, जैसे जिस तरह से मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं हमें मातृ देवी की, तो माना जाता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ सैंधव सभ्यता से ही हो गया था। हड़प्पाई मूर्ति कला की बात करें तो हम कहते हैं लुप्त मोम तकनीक से वो मूर्तियां बनाते होंगे, लुप्त मोम तकनीक से, जिसे हम लोग शायद प्रज्जीव कहते हैं इंग्लिश में। तो इस मतलब ऐसी इसी टेक्निक से हमें चोल कालीन मूर्तियां मिलती हैं। तो हमने मूर्ति को देखते हुए अंदाजा लगाया है कि इसी तकनीक से बनाते होंगे। तो ये क्या करते थे कि सबसे पहले एक मोम, वैक्स की मूर्ति बना लेते थे, ठीक है। एक मोम की मूर्ति बनाई, मोम की मूर्ति को बनाकर उस पर मिट्टी का एक लेप चढ़ा दिया, मिट्टी का एक लेप चढ़ा दिया उस पे, और चिकनी मिट्टी का। और फिर उसमें जो है मतलब वो क्या करते थे कि उस मिट्टी को जो है वो क्या करते थे कि एक छेद कर देते थे। जब वो सूख जाता था तो उसको मतलब एक छेद करके पिघला हुआ पकाते थे। सूखने के बाद मिट्टी को पहले पकाते थे, तभी तो पिघलेगा अंदर का वैक्स। तो मिट्टी का जैसे वैक्स की मूर्ति बनाई, मोम की मूर्ति बनाई, उसके ऊपर मिट्टी का लेयर चढ़ाया, एक मोटा सा मतलब उंगली जितना परत, और फिर उसको पका दिया। जब वो गर्म हो गया तो उसके अंदर एक छेद करते थे, और उस छेद से पिघला हुआ मोम बाहर, और पिघला हुआ जो एलॉय मिश्रण होता था तांबे और टिन का, मतलब कांसे वाला जो मिश्रण होता था, उसी छेद से उसके अंदर डाल देते थे और उस छेद को बंद कर देते थे। जब धातु ठंडी हो जाती थी, ठोस हो जाता था, भाई मेटल ठंडे होते ही ठोस हो जाता है, तो फिर उसका जो मिट्टी का जो लेयर होता था उसको अलग निकाल दिया जाता था, और एक सॉलिड कांसे की मूर्ति बाहर निकल आती थी। तो देखिए ऐसी ही ये मूर्ति बनी हुई है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और इस मूर्ति की जो लंबाई है वो 4 इंच है।
तो आप देख पा रहे हैं कि इसने जो है एक हाथ में बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई है और एक हाथ में सिर्फ एक कंगन और ताबीज। तो बाएं हाथ में बहुत सारी चूड़ियां, दाएं हाथ में सिर्फ एक कंगन और ताबीज, ये भी एक फैशन होगा। एक हाथ में इतनी चूड़ियां और एक हाथ में सिर्फ एक कंगन और ताबीज, जूड़ा बना रखा है, हार पहन रखा है। 4 इंच की मूर्ति, ये मातृ देवी की मूर्तियां हैं। ये छोटे छोटे देखो खिलौना गाड़ी इस तरह से प्राप्त हुए हैं। ये मातृ देवी की मूर्तियां जो जगह जगह से मिली हैं, हर जगह से जहां जहां से ये मातृ देवी की मूर्ति मिली है, हमने ये अंदाज लगाया है कि वहां पर वो सैंध मतलब इंडस साइट है, वो सैंधोकालीन स्थल है। क्योंकि मातृ देवी की मूर्तियां मतलब हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जो मुख्य स्थल है वहां से भी प्राप्त हुए। तो जहां जहां से मिले वो मतलब देखो, एक आधार पर नहीं हम कहते हैं कि केवल मातृ देवी, वैसे बर्तन मिल गए, वैसे ही बर्तन मिल गए, वैसा ही बना हुआ घर मिल गया, मातृ देवी की मूर्ति मिल गई, वही अनाज, वही सारी चीजें। तो हम लोग बहुत सारे साक्ष्यों के आधार पर ये घोषित किया जाता है कि भाई वो इंडस साइट है, या वो वैदिक साइट है, लेटर वैदिक साइट है, या वो मौर्यन साइट है, इन अभिलक्षणों, इन सिम्टम्स के आधार पर। तो ये मातृ देवी की मूर्ति है। पंखाकार मुकुट, चेहरा कुछ खास नहीं बना है, इन लोगों ने बहुत बोथरा बना दिया है, लेकिन इन्हीं के इस नाभि से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। तो माना जाता है कि ये समृद्धि, उर्वरता और समृद्धि की देवी होंगी। ये पुजारी की मूर्ति, और पुजारी कैसे हम मानते हैं कि पुजारी की मूर्ति थी? क्योंकि ये अधमूदी आंखों को देखकर हम ये मानते हैं ये पुजारी की मूर्ति होगी। और इन्होंने एक शॉल ओढ़ रखा है। ये देखिए बाएं हाथ में जो है, बाएं हाथ से ऐसे निकाल के एक शॉल ओढ़ रखा है। इस पे देखिए त्रिफला, इसको त्रिफलिया डिजाइन कहते हैं, त्रिफलिया डिजाइन, टेरिफाइल डिजाइन का शॉल ओढ़ रखा है इन्होंने। तो ये प्रस्तर मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति है पुजारी की। और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? आधा धड़ प्राप्त हुआ है, केवल नीचे का नहीं, मोहनजोदड़ो से। तो ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये पुरुष धड़, ये लाल बलुआ पत्थर का, वो पत्थर का है, और ये लाल बलुआ पत्थर का है। ये हमें इतना ही प्राप्त हुआ है, नीचे तक का, मतलब सिर और दोनों बाजू नहीं मिला है, इतना ही प्राप्त हुआ है हमें। ठीक है, तो ये पुरुष धड़ है, एक नंगे पुरुष की ये आकृति है, और ये भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। सील्स, जिसके लिए इंडस वैली फेमस है। जब भी आप इंडस साइड देखते हो तो सबसे पहले इन सील्स को दिखाता है, जिनको हम क्या कहते हैं? मुहरे। कॉइन्स नहीं मिले हैं, इन्हीं से इनका काम चलता था, इन्हीं से चलता था इनका काम। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है ये हाथी बना हुआ है, यहाँ पर ये बुल बना हुआ है, ये भी बुल है। ठीक है, ये भी बुल है, ये गैंडा है, एक गैंडा है, ये गैंडा है, ये बुल नहीं है। तो आपका मतलब बहुत सारे जानवर, मतलब सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, मतलब कई तरह के हमें यहाँ से मतलब ऐसे जानवरों वाले सील्स प्राप्त हुए हैं। और ये आमतौर पर जैसे सेलखड़ी, ठीक है, ये मतलब सेलखड़ी, पत्थर, तांबा, कांस, गोमेद, एक सॉफ्ट पत्थर आता है चकमक, उससे मतलब ये बना हुआ है। तो मुख्य उद्देश्य तो इसका वाणिज्यिक था, मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक यानी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए बनाया गया था। लेकिन आपने जैसे पुजारी ने भी पहन रखा है, नर्तकी ने भी पहन रखा है, तो लोग इसको बाजूबंद के तौर पर भी पहनते थे। ठीक, हड़प्पा की जो मानक मुद्रा है 2x2 इंच की वर्गाकार पटिया होती थी। जो हड़प्पा की जो मानक मुद्रा है, सील है, वो 2x2 की वर्गाकार, रेक्टेंगुलर नहीं, स्क्वायर, मतलब चतुर्भुजाकार कह लीजिए, वर्गाकार, ये पटिया होती थी। और इसमें जो है आमतौर पर सेलखड़ी से बनाई जाती थी। ठीक है,
और हर सील पर आप देखोगे कि देखो चित्रात्मक लिपि, हर सील के ऊपर इस तरह से चित्रात्मक लिपि बनी हुई है हर सील के ऊपर। इसी में ये पशुपति है, पशुपति, ठीक है, इसी में ये पशुपति का है। तो पशुपति का मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं, बस यहाँ पशुपति मुद्रा का पिक्चर दिखाना मेरा पर्पस था। आभूषण, देखो ये उस समय की ज्वेलरी है और ये पिक्चर मैंने आपके एनसीईआरटी से ली है, एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स, रियल है ये आज मुझे मिल जाए तो मैं पहन लूंगी इसको। तो ये सारे इसी को कहते हैं हम बीड्स, मन का। आप बात पढ़ते ना, चंदूदड़ों से मन का बनाने की फैक्ट्री मिली, लोथल से मन का बनाने की फैक्ट्री मिली। तो कुछ लोग मन का कहते हैं, कुछ लोग गुड़िया कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं बीड्स, ठीक है। तो ये ही हैं अलग अलग, देखो इसको तस्तरी नुमा, ये सिलिंड्रिकल है, ये ढोलकाकार है, ये छोटी छोटी हैं, ये थोड़े बड़े हैं, मतलब कई शेप्स के मिलते थे। स्त्री और पुरुष दोनों इस आभूषण को पहनते थे। और लिपि, स्क्रिप्ट हमें मिली है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुरानी लिपि, तो हम कहेंगे इंडस लिपि, सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं तो इसलिए फिर अशोक कहा जाता है। ब्राह्मी, आर्मेई, खरोष्टी लिपियों में जो उन्होंने अभिलेख अपने लिखवाए, पर इंडस लिपि हमें मिली है, इंडस स्क्रिप्ट मिली है, हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं और हर सील्स पे ज्यादातर लिखी है। तो ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, और कहीं कहीं हमें ये द्विदिशात्मक भी मिली है, मतलब ये जैसे ऐसे शुरू हुई फिर ऐसे आ गई, फिर यहां से ऐसे आ गई, तो कहीं कहीं द्विदिशात्मक भी हमें ये मिली है ये। और ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, चित्राक्षर लिपि है, और ये भी करेंट में है। ये मुझे लगता है कि आप कुछ दिनों में सुनोगे कि पढ़ लिया गया है, और जैसे हम पढ़ लेंगे हम लोग काफी कुछ इंडस सिटी के बारे में, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हम जान पाएंगे। कोशिश पूरी तरह से जारी है। तो इन पर पशुओं की आकृतियां मिली हैं, सामान्यतः वही कुबड़दार बैल, वो जो इनको बहुत प्रिय था, गैंडा, बाघ, हाथी, भैंस, बकरी, मोर, साकिन, मगरमच्छ, कई तरह की, कई, और जिसपे एक योगी की भी, और एक कुछ मोहरे स्वास्तिक की भी मिली है हमें, स्वास्तिक वाली मोहरे भी हमें इंडस साइड से मिले हैं। तो कोई भी डाउट हो, इस क्लास से आपको कोई भी डाउट हुआ हो, ठीक है, कोई भी डाउट, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना ग्रुप दे ही दिया है आपको, ग्रुप लिंक, वहां पर आप मुझे मैसेज करिए। कोई भी मतलब चिंता नहीं करना है, बस चिंता नहीं करना है, नेट क्रैक करना है। और नेट क्रैक करने के लिए आप RS नेट यूज करिए, कोड को यूज करिए, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, और वहां पे मुझे मैसेज करिए कि मैम आई हैव सब्सक्राइब्ड, ठीक है। ये मेरा फोन नंबर है, आप यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और मेरे इस लेक्चर को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।